नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद आशुतोष कुमार में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मैथ की पेडागॉजी का पहला वीडियो और इस वीडियो में हम लोग 20 प्रश्नों की बात करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इससे पहले हम लोगों ने ईवीएस की पेडागॉजी के बारे में बात की है। आज हम लेके आए मैथ की पेडागॉजी, साथ ही साथ ईवीएस की पेडागॉजी भी हम लोग करते रहेंगे। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो ईवीएस के पेडागॉजी के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता है। ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके। ऑप्शन बी कह रहा है संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके। ऑप्शन सी कह रहा है कि दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि प्रदर्शित करके। ऑप्शन डी कह रहा है कि ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके जो है वो बताया जा सकता है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो सदैव दोनों संख्याओं से बड़ा नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन डी कह रहा है अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ये जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों की माप के संदर्भ में जो है सत्य हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्य पत्रक। ऑप्शन बी कह रहा है कि सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची। ऑप्शन सी कह रहा है कि क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची। ऑप्शन डी कह रहा है कि क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना। तो उसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि गणित के कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि टेलर का गिनतारा, भिन्न का किट, संख्या चार्ट। ऑप्शन बी कह रहा है संख्या चार्ट, कंप्यूटर तथा जियो बोर्ड। ऑप्शन सी कह रहा है कि टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर तथा जियो बोर्ड। ऑप्शन डी कह रहा है कंप्यूटर, संख्या चार्ट तथा जियो बोर्ड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ट्रेलर का गिनतारा, कंप्यूटर
और जो जियो बोर्ड है वो सही हो जाएगा, दृष्टिबाधितों के लिए सही हो जाएगा ये। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है, मतलब कुशल है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि वर्गीकरण, प्रतिवर्यता तथा अनुपातिक विवेचन। ऑप्शन बी कह रहा है पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्यता तथा अनुपातिक विवेचन। ऑप्शन सी कह रहा है पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण तथा अनुपातिक विवेचन। ऑप्शन डी कह रहा है कि पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण तथा प्रतिवर्यता। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण तथा प्रतिवर्यता, ये जो है प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए सही हो जाएगा। ये समुच्चय जो है वो कुशल होगा या सही मतलब प्रवीण होगा। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबर तथा शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के साथ कहा कि 2 पेन, 5 रबर और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार में विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांत पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसमें जो है ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत। ऑप्शन बी कह रहा है कि स्थिर क्रम और अमूर्तन सिद्धांत। ऑप्शन सी कह रहा है कि एकैकी संगतता सिद्धांत। ऑप्शन डी कह रहा है कि अमूर्तन सिद्धांत। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है कि अमूर्तन और असंगत क्रम सिद्धांत जो है ये सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही है। इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 मतलब 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों की संकल्पना को कैसे समझाएंगे। कक्षा 2 की एक शिक्षिका थी, उसने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। 4 इकाई 3 दहाई यानी कि 34। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों की संकल्पना को कैसे समझाएंगी। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी जिससे कोई भ्रम ना हो। ऑप्शन बी कह रहा है कि स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी। ऑप्शन सी कह रहा है कि विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। ऑप्शन डी कह रहा है कि उन्हें बताएंगे कि यह गलत है और उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी, जो गिनतारा है उस पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। सत्य नहीं है बताना है हम लोगों को, सत्य नहीं है बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सी कह रहा है कि प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। ऑप्शन जो डी है वो कह रहा है कि प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी जो है वो गलत है, और गलत ही बताना है, मतलब सत्य नहीं है वो बताना है हम लोगों को। प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो प्रतिचित्रण जो है वो गणित पाठ्यक्रम का भाग है, और इससे तथ्य जो है स्पष्ट हो जाते हैं। प्रतिचित्रण से तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं। तो ये जो है गणित का पाठ्यक्रम का भाग है, और इसमें दिया है कि नहीं है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब असत्य बताना था हम लोगों को, तो यही ऑप्शन जो है वो असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। निम्नलिखित पहलुओं से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रतिरूप मतलब पैटर्न। ऑप्शन बी कह रहा है कि कोण। ऑप्शन सी कह रहा है सममित। ऑप्शन डी कह रहा है चौपड़। तो इसमें से कौन सा नहीं मतलब संबंध नहीं होगा, किससे प्राथमिक स्तर का कोई संबंध नहीं होगा ये बताना है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो देखेंगे हम लोग, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि कोण जो है वो प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं प्रदर्शित करता है, मतलब कोई संबंध इसका प्राथमिक स्तर से नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं? कथन दिए गए हैं। कथन ये कह रहा है कि गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में। बी कथन कह रहा है गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में। ऑप्शन सी कह रहा है कि गणित को आनंददायक बनाने में। डी कह रहा है कि समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। उपरोक्त में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि ए, बी और सी सही है। ऑप्शन बी दिया है ए, बी, सी और डी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ए और बी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कि ए और डी सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। गणितीय खेल और पहेलियों में कौन कौन से जो है मदद करते हैं, तो देखते हैं। गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, तो ये भी सही हो जाएगा। गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, ये भी सही हो जाएगा। गणित को आनंददायक बनाने में, ये भी सही हो जाएगा। समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में, ये भी सही हो जाएगा। मतलब चारों जो है वो सही हो जाएंगे। तो इसका जो है ए, बी, सी और डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी, सी और डी ऑप्शन बी में दिए गए हैं। किसमें? ऑप्शन बी में ए, बी, सी और डी चारों दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इससे पहले अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है। एक दिए हुए आयत दिया है और समांतर चतुर्भुज दिया है जिनके क्षेत्रफल समान है।
परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। और शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है? शिक्षक जो है वो शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। क्वेश्चन कह रहा है कि आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है। दो मतलब एक आयत दिया हुआ है और एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और दोनों के क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि कागज मोड़ने के प्रयोग से। ऑप्शन बी कह रहा है कि पैमाने के प्रयोग से। ऑप्शन सी कह रहा है कि जियो बोर्ड के प्रयोग से। ऑप्शन डी कह रहा है कि आलेख मतलब ग्राफ पेपर के प्रयोग से। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि आलेख मतलब ग्राफ पेपर के प्रयोग से यह बता सकते हैं कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी सही है। इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं बताना है, कौन सा जो है नहीं है ये बताना है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि गणित को बच्चों की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना। ऑप्शन सी कह रहा है कि समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी कह रहा है तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना, मतलब कौन सा नहीं है मतलब वो बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना ये जो है नहीं होगा, एनसीएफ के अनुसार ये नहीं होगा। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए सही है। इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है? किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है? ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि कक्षा कक्ष के अनुभव। ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रतीकात्मक संकेत। ऑप्शन सी कह रहा है कि गणित की संरचना। ऑप्शन डी कह रहा है कि लैंगिक भेद। तो किसे जो है एक कारण नहीं मानेंगे? भयभीत होने का एक कारण, भयभीत या असफल होने का एक कारण नहीं मानेंगे किसे? तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। लैंगिक भेद को जो है वो भयभीत होने या असफल होने का कारण नहीं मानेंगे। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी सही है। इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन ए कह रहा है कि जियो बोर्ड। ऑप्शन बी कह रहा है कि मोती और माला। ऑप्शन सी कह रहा है कि ग्राफ पेपर। ऑप्शन डी कह रहा है गिनतारा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दशमलव संख्याओं की योग की संकल्पना के बारे में? देखते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पर जो है दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ा सकते हैं। यही जो है सबसे उपयुक्त हो जाएगा, सर्वाधिक उपयुक्त हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी सही है। इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकी संख्या को दूसरी एक अंकी संख्या या दो अंकी संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है? दो अंकी संख्या को दूसरी एक अंकी संख्या या दो अंकी संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी मतलब कौन सी पहले की जानकारी क्या है इसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन दिए गए हैं।
ऑप्शन ए कह रहा है कि योग का क्रम विनिमय गुण। ऑप्शन बी कह रहा है कि गुणन का क्रम विनिमय गुण। ऑप्शन सी कह रहा है गुणन योग पर वितरण के रूप में। ऑप्शन डी कह रहा है कि गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। तो उसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, गुणन योग पर वितरण के रूप में। गुणन योग पर वितरण के रूप में, ये जो है सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक जोड़ सिखा रहा है और निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को ना कराया जाए। ऑप्शन बी कह रहा है शाब्दिक प्रश्नों का उपयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि योग मतलब जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन डी कह रहा है कि शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। तो उसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। योग मतलब जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, ये जो है सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 2 के शिक्षक ने योग जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं। इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल या श्रेणी से संबंधित है, ये बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि संवर्धन। ऑप्शन बी कह रहा है कि पृथक्करण। ऑप्शन सी कह रहा है कि योग की पुनरावृत्ति। ऑप्शन डी कह रहा है समुच्चयन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन डी जो है समुच्चयन, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी समुच्चयन ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। कथन दिए गए हैं। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि गलत है क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन बी कह रहा है कि गलत है क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। ऑप्शन सी दिया गया है सही है क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि सही है क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि सही है क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। त्रुटियां ये दर्शाती हैं, ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं के मापों मतलब क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। 2 या उससे अधिक 2 विमाओं वाली वस्तुओं के मापों क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग। ऑप्शन बी कह रहा है कि आकलन। ऑप्शन सी कह रहा है प्रेक्षण। ऑप्शन डी कह रहा है कि अध्यारोपण। तो इसमें से कौन सा जो है वो सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी प्रेक्षण जो है वो सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है।
इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं, गणित की पहेलियां मदद करती हैं, किसमें मदद करती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। ऑप्शन बी कह रहा है कि विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में। ऑप्शन सी कह रहा है कि समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में। ऑप्शन डी कह रहा है कि समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में ये जो है सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।